सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वाक्य विचार। वाक्य विचार व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए वाक्य विचार को आरंभ करते हैं। क्या होता है वाक्य, किस प्रकार से बनते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं वाक्य के बारे में कि वाक्य बनता कैसे है, होता क्या है ये वाक्य। देखिए विद्यार्थियों, बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। जैसे क, जैसे अ, जैसे आ, ये क्या होती है? वर्ण होती है, सब जानते हैं। इन वर्णों के सार्थक समूह से जो एक इकाई बनती है उसको हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द। ये शब्द जब वाक्य में डाल दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। पद पढ़े होंगे आपने व्याकरण में। और इन्हीं पदों से या इन्हीं शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनता है। किस प्रकार से देख लेते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये छोटी सी बात है, लेकिन इतना ही नहीं होता है वाक्य में। केवल सार्थक शब्दों का समूह ले लें तो वाक्य बन जाए, ये एक साधारण सी बात है, सरल सी बात है। होता सार्थक शब्दों का समूह ही है, लेकिन कुछ उसमें बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं? ये आगे इसकी जो परिभाषा दे रखी है इसे हम जान लेते हैं। जैसे अर्थात वाक्य शब्द समूह का वह सार्थक विन्यास होता है जिससे उसके अर्थ व भाव की पूर्ण व सुस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। थोड़ी सी परिभाषा कठिन लग रही होगी। हम दूसरे तरफ से या दूसरे तरीके से इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो वह अपने पूर्ण अर्थ व भाव को प्रकट करे। तो सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो वह अपने पूर्ण अर्थ व भाव को प्रकट करे, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो ये परिभाषा आप लिख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। शॉर्ट में इस परिभाषा को देख सकते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो और अपने पूर्ण भाव या पूर्ण अर्थ को प्रकट कर सके, वो वाक्य कहलाता है। अब इस वाक्य को पढ़ते समय वाक्य में कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे इसके आगे दिया हुआ है कि वाक्य में क्या होना चाहिए? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, क्रम का होना जरूरी है। क्या कहना चाहता है? आकांक्षा। वाक्य में किस प्रकार की आकांक्षा होनी चाहिए? भाई कोई भी वाक्य हो वो बोलने वाले की आकांक्षा पूरी करे और सुनने वाले की जिज्ञासा को भी शांत करे। ऐसा नहीं है कि अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल कर दें और वो वाक्य हम बोल दें। जैसा कि यहां दिया है सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह, तो हम कुछ भी लिख दें क्या? कि भारत, देश, गंगा, हिमालय, जयपुर, बंगाल, बिहार, ऐसा कुछ भी लिख करके कोई वाक्य नहीं बना सकते हैं। सार्थक शब्द तो होंगे लेकिन वो आकांक्षा को पूरा नहीं करेंगे, सुनने वाले की जिज्ञासा को शांत नहीं करेंगे, बोलने वाले के अर्थ को प्रकट नहीं करेंगे। तो क्या होनी चाहिए? आकांक्षा भी पूरा करने वाला होनी चाहिए। योग्यता, किस बात की योग्यता? अपने पूर्ण अर्थ और भाव को प्रकट करने की उसमें क्या होनी चाहिए? योग्यता भी होनी चाहिए। आसक्ति,
इसको कुछ लोग सन्निधि भी बोलते हैं। मतलब उन शब्दों के बीच निश्चित दूरी भी होनी चाहिए, एक दूसरे पर वो डिपेंड रहे, जुड़े हुए होने चाहिए। निश्चित क्रम होना चाहिए। ये नहीं है कि भाषा शब्द को यहाँ पर कर दो कि ये भाषा सबसे छोटी इकाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसका जो क्रम है उस क्रम में ही वो आना चाहिए। जैसे कर्ता का जो स्थान है वो कर्ता पर आए, कर्म का जो स्थान है वो कर्म आए, जहां पर क्रिया की आवश्यकता वहां पर क्या है, क्रिया आए। ठीक है, ये क्रम भी सही होना चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से क्रम भी सही होना चाहिए, उनके बीच निश्चित दूरी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमने यहाँ तो लिख दिया राम, यहाँ लिख दिया ने, दूसरे पेज पे लिख दिया रावण को मारा, ऐसे 2-3 पेज भर दिए, ऐसा नहीं है। निश्चित क्रम में होना चाहिए, सन्निधि यानी उनमें एक निश्चित निकटता होनी चाहिए, तब जाकर के क्या बनता है, वाक्य बनता है। आशा है ये बात समझ में आ गई होगी कि वाक्य आखिर होता क्या है और किस प्रकार से बनता है। अब देखिए, वाक्य, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के अंग पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखें सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी ध्यान रखें। हम क्या पढ़ रहे हैं, वाक्य के अंग पढ़ रहे हैं, नहीं कि भेद। भेद हम लास्ट में पढ़ेंगे, पहले कुछ आवश्यक जानकारी है वो पूरी कर लेते हैं। वाक्य के अंग क्या कहलाते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक तो होता है उद्देश्य, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, महत्वपूर्ण चीज है ये उद्देश्य। और एक होता है विधेय। ये ध्यान रखें, क्या होता है, विधेय। कभी कभार सीधा ही पूछ लेता है कि वाक्य के अंगों को समझाइए, वाक्य के कितने अंग होते हैं बताइए। हम समझ लेते हैं कि वाक्य के भेद पूछ रहा है, लेकिन वो क्या पूछ रहा होता है, वाक्य के अंग पूछ रहा होता है। तो जान लेते हैं उद्देश्य और विधेय क्या होते हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से। उद्देश्य, उद्देश्य किसे कहते हैं, जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है इसमें, और इसको आप समझ भी सकते हो कैसे, कि वाक्य में जिसके विषय में या जिसके संबंध में कहा जाता है, जिसके संबंध में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है, वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। ये इसकी परिभाषा भी मान सकते हो, और इसको अच्छे तरीके से हम हल करेंगे। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वो क्या कहलाता है, उद्देश्य। कैसे, जैसे राम ने रावण को मारा, तो इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है, राम के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया, राम के बारे में कहा गया। सीता नाचती है, किसके बारे में कहा गया, सीता के बारे में कहा गया है। मोहन खेलता है, मोहन के बारे में कहा गया है। तो ये क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया। ठीक, तो मैंने अभी जो वाक्य बताया कि राम ने, सीता ने, मोहन ने, बालक खेलता है, बालक, ये सभी आपको दिखाई दे रहे होंगे क्या है, कर्ता भी हैं। क्या है, वाक्य में कर्ता भी हैं। तो इन बातों से पता चलता है कि कर्ता ही वाक्य में क्या होता है, उद्देश्य होता है। कर्ता आप पहचान सकते हो तो आप उद्देश्य भी पहचान सकते हो। लेकिन कभी कभी कर्ता कारक के साथ साथ कोई विशेषण आ जाता है। जैसे हमने अभी वाक्य लिखा, राम ने रावण को मारा। अब हम ये लिख दें, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इसमें पहले वाले वाक्य में राम ने तक उद्देश्य था। अगर राम के साथ कोई विशेषण जुड़ जाता है तो वो भी किस में आएगा, उद्देश्य में ही आएगा। ये बात आप ध्यान रख लें। ठीक, कर्ता का विस्तार बोलते हैं इसको। क्या कर्ता के साथ कोई विशेषण जुड़ जाए, कर्ता से संबंध रखने वाली कोई बात जुड़ जाए, वो भी किस में आएगी, उद्देश्य में ही आएगी। ये आप ध्यान रख लेना। यहां बताई भी गई है कि
कर्ता कारक के साथ कोई विशेषण हो जिसे कर्ता का विस्तार कहते हैं। तो कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ये बात अपनी स्पष्ट हो गई है। और परिभाषा पूछे तो परिभाषा यही है, वाक्य में जिसके भी संबंध में कुछ कहा जाता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और सीधे शब्दों में हम देखें तो कर्ता और कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। जैसे नीचे उदाहरण भी दिया गया है और मैंने भी 2 उदाहरण दिए हैं, वो भी आप नोट कर लें। राम ने रावण को मारा, राम ने क्या है? कर्ता है और उद्देश्य भी है। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, तो दशरथ पुत्र राम ने, यहां तक क्या है? उद्देश्य है। और यहां पर भी देखो कर्ता का विस्तार देकर के ही वाक्य बनाया है कि मेरा भाई प्रशांत, मेरा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। तो यहां तक मेरा भाई प्रशांत क्या है? वाक्य में उद्देश्य है, जिसमें प्रशांत कर्ता है और मेरा भाई प्रशांत कर्ता का क्या है? विशेषण है, या कर्ता का क्या है? विस्तारक है, कर्ता का विस्तार है। तो ये भी क्या आएगा? उद्देश्य में आएगा। आशा ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार रिपीट कर लेते हैं हल्के रूप में। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, अर्थात कर्ता ही क्या होता है? उद्देश्य होता है। कभी कभार कर्ता का विस्तार भी जुड़ जाता है तो वो भी क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। 3 उदाहरण दिए हमने। राम ने रावण को मारा, मोहन पढ़ता है, मुकेश खेलता है, वगैरह वगैरह। या कर्ता का विस्तार करके हमने वाक्य लिखा, दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा, ये वाक्य भी आप लिख सकते हो। तो दशरथ पुत्र राम ने, यहां तक भी उद्देश्य है। और मेरा भाई प्रशांत, ये भी क्या है? उद्देश्य। आ गया होगा समझ में? अगला है हमारा विधेय। विधेय क्या होता है? देखो इसको ध्यान से समझना है। विधेय, उद्देश्य, अभी तक हमने पढ़ा उद्देश्य, वो समझ में आ गया? हाँ। उद्देश्य यानी कर्ता, कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। ये बात आप याद कर लो, लिख लो, दिमाग में फिट कर लो कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, किसके विषय में? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। उद्देश्य यानी कर्ता, तो ये बात भी बोल सकते हैं, कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है। उद्देश्य के या कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो कहलाता है विधेय। आगे देखिए, विधेय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया या क्रिया का विस्तारक, कर्म, कर्म का विस्तारक, पूरक या पूरक का विस्तारक आदि आते हैं। उक्त वाक्य में सारे के सारे किस में आ जाते हैं? विधेय में ही आएंगे। शायद समझे नहीं आप, ध्यान से देखें। जैसे हमने उद्देश्य पढ़ा था, तो उसमें कर्ता का विस्तारक क्या था? विधेय था। ठीक इसी में हम एक वाक्य लिखते हैं जो ऊपर वाला था, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इसमें क्या था? ये उद्देश्य था। अब इस उद्देश्य के विषय में क्या कहा गया? रावण को मारा। इस कर्ता ने किसको मारा? रावण को मारा। तो ये क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। ठीक, तो ये क्या भाग आ गया? ये क्रिया का भाग आ गया। अर्थात विधेय में क्या लेते हैं? क्रिया को लेते हैं। ये भी आप जान लें, विधेय क्या होता है? क्रिया का पार्ट विधेय में ही आता है। एक और वाक्य देख लेते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये तो हो गया उद्देश्य, क्योंकि ये करता है। पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हो गया? क्रिया का पार्ट हो गया। और इसे हम क्या कहेंगे? विधेय भी कह सकते हैं, क्योंकि राम के विषय में ये बात कही जा रही है कि वो पुस्तक पढ़ता है। अब कभी कभार
ये क्रिया का विस्तार भी बढ़ जाता है। जैसे राम यानी कर्ता का विस्तार बढ़ा था, या कर्ता का विस्तारक जो हुआ था वो किसके अंतर्गत हुआ था? उद्देश्य के अंतर्गत हुआ था। ठीक उसी प्रकार क्रिया का विस्तार भी किसके अंतर्गत आएगा? विधेय के अंतर्गत आएगा। जैसे इसी वाक्य को लिखते हैं, राम तुलसी रचित पुस्तक पढ़ता है। तो उस पुस्तक का हमने विस्तार कर दिया कि वो तुलसी द्वारा रचित है। तो इसमें ये सारा का सारा पाठ किस में आएगा? विधेय में आएगा। ये ध्यान रख लें। तो हमने विधेय के बारे में क्या जाना? विधेय क्या होता है? कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है, अर्थात क्रिया का पार्ट जो होता है वो किस में होता है? विधेय में होगा। और क्रिया का विस्तार भी किस में आएगा? विधेय में ही आएगा। यही बात आगे समझाई गई है, इसको आप नोट्स में बना सकते हो कि कर्म का विस्तार भी, क्रिया का विस्तार भी, और उससे संबंधित कुछ पूरक शब्द हैं वो विस्तारक भी क्या आएंगे? विधेय में आएंगे। जैसे उक्त वाक्य में, ऊपर वाले वाक्य में, इस वाक्य में हमने देखा धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। वाक्यांश विधेय है, जिसमें पढ़ता है शब्द तो क्रिया है, अधिक शब्द क्रिया का क्या है? विस्तारक है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसको हम क्रिया का विस्तारक में हम ले सकते हैं। जैसे अभी लिया, राम है तुलसी रचित पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कर्म था, उसका विस्तारक भी हमने देख लिया। कर्म का विस्तारक भी किस में आएगा? विधेय में आएगा। क्रिया का विस्तारक भी विधेय में आएगा। जैसे इस वाक्य में आएगा अधिक पढ़ता है, ये था अधिक पढ़ता है। पुस्तकें शब्द कर्म है, तो धार्मिक शब्द पुस्तकों की विशेषता बताता है, तो ये भी किस में आएगा? विधेय में आएगा। तो कर्म का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक भी किस में आएगा? विधेय में आएगा। पुस्तकों की विशेषता बतलाने के कारण पुस्तकें कर्म का क्या हो गई? विस्तारक हो गई। इनके अतिरिक्त यदि कोई शब्द प्रयुक्त होता है या जब वाक्य में क्रिया अपूर्ण होती है तो उसे पूरक करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए, या उस पूरक की विशेषता बताने वाले शब्द भी किसमें आएंगे? विधेय में आएंगे। ये आपके उद्देश्य और विधेय थे। तो विधेय में कर्ता या कर्ता का विस्तार जब हम अलग कर देते हैं तो बचा हुआ भाग आप किस में ले सकते हो? विधेय में ले सकते हो, जिसमें क्रिया, कर्म, और क्रिया और कर्म के विस्तारक भी किस में आ जाएंगे? विधेय में आ जाएंगे। तो विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता है, जो कुछ भी, वो सारी बातें किस में आ जाएंगी? विधेय में। चाहे वो क्या हो? क्रिया हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे क्रिया का विस्तार हो, चाहे कर्म का विस्तार हो, दोनों के दोनों किस में आएंगे? विधेय में आएंगे। उदाहरण लिया हमने, राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक पढ़ता है क्या है? विधेय है। राम तुलसी द्वारा रचित पुस्तक पढ़ता है, तो तुलसी द्वारा रचित पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है? विधेय है। अर्थात क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म भी और कर्म का विस्तार भी किस में आएगा? विधेय में आया होगा। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी समस्या हो, कोई भी बात समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे वाक्य का अगला भाग कि वाक्य में और क्या क्या होता है। आज हमने वाक्य के क्या पढ़े हैं? अंग पढ़े हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।